तो अब वो टॉपिक आ चुका है जिसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो बना है। बुलेट की तरह यहां से रे निकली और कैप्टन अमेरिका के शील्ड के साथ डिफ्लेक्ट हो गई। क्या बोला तूने? हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के कॉन्सेप्ट्स, थियरीज और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर स्फेरिकल मिरर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पार्ट नंबर 2 के अंदर हम ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या है। तो टोटल यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद इसके रे डायग्राम के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट आईएमपी होते हैं। 3 मार्क्स में एक रे डायग्राम आता ही है, तो वो रे डायग्राम के रूल्स होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम रे डायग्राम कैसे बनता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे सो दैट उसकी एक पर्टिकुलर इमेज बनेगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर टोटल 6 रे डायग्राम्स आएंगे और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर टोटल 2 रे डायग्राम्स आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज में आता है वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन नोट कर लो। मान लो किसी भी मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है तो ऐसे टाइप के मिरर को कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है वो टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक चम्मच जो है उसका जो अंदर का पार्ट है वो कुछ इस तरीके से होता है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऐसे अंदर की तरफ है। ये वाला जो पोर्शन है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। पीछे का जो पार्ट है वो पॉलिश्ड होता है, तो जैसे लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो इस तरीके से बेंड हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे टाइप के मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर और इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्यों इसको कन्वर्जिंग कहते हैं? बिकॉज जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होती है। ये हमें रे डायग्राम के थ्रू बाद में पता चलेगा। सिमिलरली जो चम्मच के पीछे वाला पार्ट है वो कुछ इस तरीके का होता है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरफ बाहर की तरफ होती है और पीछे की तरफ इस तरीके से पॉलिश होता है। ऐसे टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। मतलब कि रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं होती है, वो डाइवर्ज हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके रे डायग्राम्स बाद में ड्रॉ करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। हमें कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे डिस्कस करनी है और कुछ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो पर्टिकुलर मिरर के साथ रिलेटेड होते हैं। वो पर्टिकुलर टर्म्स अगर पता चल जाएंगे तो रे डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी नोटबुक में इस तरीके से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर देना है। इसके रिलेटेड टर्म्स अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो स्फेरिकल मिरर है वो एक्चुअल में एक स्फीयर में से कट किया जाता है। इस तरीके से पूरा स्फीयर होता है जिसको कट करके हम उसके एक पर्टिकुलर पोर्शन को पॉलिश कर देते हैं और दूसरे पार्ट को एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करते हैं। अब यहाँ पे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर में से जो एक्सिस पास होती है उस एक्सिस को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो सेंटर पार्ट दिखाई दे रहा है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वो पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है पोल,
जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पोल है और इसके लिए ये वाला पोल है। अब ये जो स्फेरिकल मिरर था हमारे पास, उसका कोई एक सेंटर होगा, उस पॉइंट को C से डिनोट किया जाता है और इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर वाला पार्ट है उसका जो सेंटर होगा उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक और पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है फोकस। इन दोनों के बीच का जो सेंटर का पॉइंट है उसको हम फोकस कहते हैं। इन जनरल में अगर आपको बात करो तो जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमें P और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर लेना है और P और F का जो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। अब आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों ले रहे हैं? अगर ये वैल्यूज लेके ड्रॉ करोगे तो आपका जो रे डायग्राम है वो नीट एंड क्लीन और परफेक्ट बनेगा। आप हमेशा याद रखना है कि P और F का जो डिस्टेंस है और P और C का जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से लोगे। मान लो अगर ये 3 लेते हो तो ये क्या लोगे 6, क्योंकि ये हमेशा डबल होता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है, P और F के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। ठीक है, और P और C के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे सेंटर से जो सर्कल का डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं, इसको हम रेडियस कहते हैं, वैसे ही स्फेरिकल मिरर के लिए ये वाला पार्ट क्या बनता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों हमने ये डबल किया है? बिकॉज हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि रे डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो पहले उसके रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे टोटल 4 रूल्स को यूज करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 1, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। रूल नंबर 1 क्या कहना चाहता है, अच्छे से समझना। अगर इंसिडेंट रे इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट जो है वो हमेशा इस तरीके से फोकस में से पास होगी। मान लो एक और हम इंसिडेंट रे ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट कहां से जाएगी, हमेशा फोकस से। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो कर्वेचर है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हमेशा रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे से ही पास हो। तो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली ये भी हमारी इंसिडेंट रे थी जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये वाली जो है वो रिफ्लेक्टेड रे। इसी रीजन से आप यहाँ पे नोटिस करना, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, इसलिए कॉनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। इसका ऑपोजिट होता है कॉन्वेक्स, जिसको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। अब यहाँ पे क्या होता है समझना, यहाँ पे जो रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन जब हम उसको पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो वो हमेशा फोकस से जाती है। तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी स्मार्टनेस यूज करनी है। हम क्या करेंगे, पहले उसका ट्रेस वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये रे किस तरीके से जाने वाली है, इस तरीके से। जो इंसिडेंट रे इस तरीके से पैरेलल होती है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन जब हम उसको ट्रेस करते हैं तो वो कहां से पास होती है, फोकस से। सिमिलरली एक और रे ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। पहले आपको फिर वो ट्रेस वाला पार्ट ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हम उसको ट्रेस कर देते हैं यहाँ पे। तो ये ड्रॉ करने के बाद हमें पता है कि अब वो आगे किस तरीके से जाएगी, इसी पाथ को फॉलो करेगी। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी इंसिडेंट है, अगेन ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरीके से ये रूल नंबर 1 को आपको याद रखना है।
if incident ray is parallel to principal axis then after reflection it will pass through focus। ये कन्वर्जिंग मिरर है इसलिए यहाँ पे एक्चुअल में कन्वर्ज हो जाती है, ये डाइवर्जिंग मिरर है दैट मीन्स ये कभी भी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होगी, लेकिन इसको ट्रेस करेंगे तो वो फोकस से पास होगी। रूल नंबर 2 रूल 1 का कंप्लीटली ऑपोजिट है। इसमें ये बताया गया है कि मान लो इंसिडेंट रे फोकस से जाती है तो उस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि मान लो इस तरीके से अब फोकस से ही हमारी इंसिडेंट रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। मान लो एक और इंसिडेंट रे ड्रॉ करें इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे इस तरीके से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरीके से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ये जो एरो है वो अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर एरो की डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगी तो यहाँ पे आपका रे डायग्राम भी रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। ये हमने ड्रॉ किया है कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, सिमिलरली हमें कॉन्वेक्स के लिए देखना है। अब ये समझना कि ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो मान लो कि इस तरीके से वो जाने वाली थी फोकस की तरफ। ठीक है, लेकिन ये डाइवर्जिंग मिरर इसलिए इस तरीके से लाइट नहीं जाएगी, वो इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। एक और रे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कि वो ऐसे फोकस की तरफ जाने वाली थी, लेकिन डाइवर्जिंग मिरर ने क्या किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको इस तरीके से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स में ये ड्रॉ किया जाता है। ये रूल भी आप लोगों को याद रखना है, इसका यूज हम रे डायग्राम में करने वाले हैं। रूल नंबर 3 कहता है इफ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो इंसिडेंट रे इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी पाथ को ट्रेस करेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि कौन से कंडीशन में लाइट जो है वहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम पाथ को फॉलो करती है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होती है तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट करती है। जैसे हमने प्लेन मिरर के लिए ड्रॉ किया था, याद हो तो, अगर वो इस तरीके से इंसिडेंट होती है तो वो बाद में उसी पाथ को रिट्रेस करती है, उसी पाथ को फॉलो करती है। सेम केस यहाँ पे भी बनेगा कि मान लो इस तरीके से वो इंसिडेंट रे जाने वाली थी जो आगे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती इस तरीके से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरीके से ही अपने पाथ को फॉलो करेगी। दैट इज रूल नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 4। अगर मान लो इंसिडेंट रे जो है वो इस तरीके से एंगल आई बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से बनाएगी एंगल आर, सच दैट एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। मान लो यहाँ पे 20 डिग्री बनता है हमारा इंसिडेंट रे का एंगल, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी क्या बनेगा, 20 डिग्री। दैट इज रूल नंबर 4। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आई एंगल बनता है इंसिडेंट रे का पोल के ऊपर, तो इस तरीके से यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे भी हमें सेम एंगल मिलेगा। तो ये टोटल 4 रूल्स आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज आप रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। सो अब वो टॉपिक आ चुका है जिसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो बना है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जिसको कहा जाता है रे डायग्राम। टोटल हम यहाँ पे 6 रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं किसी भी कॉनकेव मिरर के लिए। हम ये नोटिस करेंगे कि हम डिफरेंट पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस केस में उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, और साथ साथ में इमेज की साइज क्या बनती है। ये सब कुछ हमें अलग अलग केसेस के लिए नोट करते जाना है। हम ऑब्जेक्ट को पहले इनफाइनाइट पे रखेंगे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे, जैसे कि 2 प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज होता है।
ठीक है। तो वैसे हम सबसे पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसको यहाँ पे C से पीछे रखेंगे, फिर C के ऊपर रखेंगे, फिर C और F के बीच में रखेंगे, फिर F के ऊपर रखेंगे और लास्ट में P और F के बीच में रखेंगे। तो टोटल ऐसे हम 6 केसेस डिस्कस करने वाले हैं और हर केस के लिए ये नोट करते जाएंगे कि कहाँ पे इमेज बनती है और उसका नेचर और साइज क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। जब रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है तो उस केस में वो हमेशा ट्रैवल करती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एक्सिस है उसको हमने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस। वापिस से याद दिला रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है P और F के बीच का वो आप लोग 3 सेंटीमीटर रखना। अगेन C और F के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर रखना, सो दैट आपका रे डायग्राम नीट और क्लीन बने। ये कोई रूल नहीं है, जस्ट वो डायग्राम अच्छा दिखे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, आपको रूल नंबर 1 याद होना चाहिए कि अगर यहां पे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करती है तो वो हमेशा फोकस से पास होती है, मतलब कि वो रे यहां से जाएगी। सेकेंड वाली ये रे भी जो है वो यहां से पास होगी। दैट मीन्स हमें पता है कि जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है वहां पे हमारी इमेज बनती है। ये चीज याद रखना, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है वहां पे हमारी इमेज बनती है। सो हमारी इमेज यहां पे बनेगी एट फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज में हम लिखेंगे एट फोकस। जब भी रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे लिखा जाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये आप लोगों को याद ही रख लेना है, ठीक है। जब रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगी तो कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। साथ साथ में हमेशा ये भी मेंशन करना है हमें साइज ऑफ इमेज, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे आके रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है इसलिए इसको कहा जाता है एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ये पर्टिकुलर रे डायग्राम्स जो है आपको 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये परफेक्टली समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज बनेगी फोकस पे। अब हम सेकेंड रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी से पीछे, पीछे की तरफ हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इस तरीके से वर्टिकल एरो से शो करेंगे और उसको हम कह देंगे ए बी, ठीक है। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। अब हमें देखना है कि इसकी इमेज कैसे बनती है। तो फर्स्ट रूल आपको याद होना चाहिए कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो वहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जो है वो फोकस से पास होती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट रे है मान लो ऐसे बुलेट की तरह निकलेगी और कैप्टन अमेरिका के शील्ड के साथ इंसिडेंट होके वो फोकस से चली जाएगी, ठीक है। मान लो बुलेट की तरह यहां से रे निकली और कैप्टन अमेरिका के शील्ड के साथ डिफ्लेक्ट हो गई और वो कहां से चली गई, फोकस से। अब सेकेंड कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आपको रूल नंबर 2 याद रखना है कि जब भी रे फोकस से पास होती है इस तरीके से, रूल नंबर 2 में ये बता रहा हूं, तो बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी रे नंबर 1 जो इस तरीके से गई, ये थी रे नंबर 2 जो इस तरीके से गई। दोनों की दोनों रेज ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर में टोटल हम फर्स्ट 5 केसेस डिस्कस करेंगे ना, वहां पे हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। इमेज कहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे C है, यहाँ पे F है, दोनों के बीच में बन रही है।
इसलिए पोजीशन ऑफ इमेज में हम लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ। और अगेन यहाँ पे इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल होती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉल होता है। थर्ड केस में हमें ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, जिसको हम कहते हैं एट सी। तो सबसे पहले आप नोटिस करो, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ से जो फर्स्ट रे निकलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो इस तरीके से फोकस से पास होगी, जो आपको यहाँ पे ब्लू रे से पता चलेगा। नेक्स्ट सेकेंड रे जो है वो इस तरीके से फोकस से पास होगी, और वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ये पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है। और नोटिस करोगे तो ऑब्जेक्ट भी हमारा एट सी पे था, तो इमेज भी हमारी बनती है एट सी। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट याद रखना है। और यहाँ पे साइज ऑफ इमेज आप नोटिस करोगे तो वो सेम साइज होती है। ठीक है, ये खास करके आप लोगों को याद रखना है। एट सी पे ऑब्जेक्ट और इमेज बनता है और साइज सेम होती है। नेचर आपको पता ही है कि हमेशा रहेगा यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं बिटवीन सी एंड एफ। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा बिटवीन, यहाँ पे लिख देना है सी एंड एफ। सो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अगेन रूल नंबर 1 हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट रे जो यहाँ से निकलेगी, ये ऑब्जेक्ट को हम ए बी कहेंगे। फर्स्ट रे जो यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है, वो रे यहाँ पे इस तरीके से फोकस से पास होगी, जो आपको ऑलरेडी पता है। अगेन रूल नंबर 2 हम यूज करेंगे। तो जो रे इस तरीके से फोकस से पास होती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बन जाती है पैरेलल। तो इस तरीके से यहाँ पे वो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करेगी। दोनों की दोनों रेज आप नोटिस करना, ये पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, दैट मीन्स हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी। इमेज को हम कह देंगे ए डैश बी डैश। इमेज कहाँ पे बनी? सी के पीछे, तो यहाँ पे लिख देंगे पोजीशन ऑफ इमेज में बियॉन्ड सी। और नोटिस करोगे तो ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का जो साइंस है वो साइज जो है वो लार्ज है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख देंगे एनलार्ज्ड इमेज, मतलब कि बिगर साइज की है। इसको तुम मैग्नीफाइड भी कह सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, एनलार्ज भी कह सकते हैं और मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं। फिफ्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं फोकस पे, मतलब कि एट एफ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा एट एफ। अब वापस से हम रूल नंबर 1 यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में से जब ये इस तरीके से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब लाइट पास होती है, तो उस केस में अगेन वो जाएगी फोकस से इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट रूल हम यूज करेंगे रूल नंबर 3, जहां पे हमने देखा था कि जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो अनडेविएटेड, मतलब कि उसी पाथ को वो ट्रेस करती है। दैट मीन्स मान लो कि इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है कि हमें लाइट को यहाँ पे ए पॉइंट से पास करवाना है, तो वो इसी पाथ को ट्रेस करेगी और ऐसे पीछे की तरफ जाएगी। नोटिस करोगे तो ये दोनों रेस जो है ना वो हमेशा आपको पैरेलल में मिलेगी, मतलब कि हमेशा एक दूसरे से पैरेलल चलती है। और पैरेलल लाइन हम ऐसा मानते हैं कि वो एट इंफिनिटी जाके इंटरसेक्ट होगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज हम लिख देंगे एट इंफिनिटी। ठीक है, और जब भी लाइट इंफिनिटी पे जाती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सट्रीमली एनलार्ज्ड, मतलब कि बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी इस केस में। तो ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है कि जब भी रे फोकस पे होती है, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, तो उस केस में यहाँ पे एट इंफिनिटी पे बनती है, रियल और इन्वर्टेड और एक्सट्रीमली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर का लास्ट केस, जहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है
इसको अगेन कह देंगे ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट रूल यूज करूँ जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो इस तरीके से लाइट ट्रैवल करेगी। आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहे। साथ साथ में हम रूल नंबर 3 यूज करें तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो हमेशा अनडेविएटेड रहती है, उसी पाथ को फॉलो करती है। मतलब कि ये लाइट जो है वो इस तरीके से ही रिटर्न जाएगी। अब आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये रेज डाइवर्जिंग है, लेकिन इस तरफ देखोगे तो ये रेज जो है वो कन्वर्जिंग है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सटेंड करूं, ये वाली रे को और ये ब्लैक वाली रे को अगेन इस तरीके से एक्सटेंड करूं, तो दोनों रेज जो है वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगी और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हमारी इमेज बनेगी। दैट मीन्स आप लोगों को याद रखना है हमेशा केस नंबर 6 जहां पे ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होता है, उस केस में इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। हम यहाँ पे रेज को इंटरसेक्ट करवाते हैं। एक्चुअल में लाइट इंटरसेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन हमने एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करवाया। तो ऐसे टाइप की इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये लार्ज होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है एनलार्ज्ड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर जो है वो टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में और व्हीकल के हेडलाइट्स में यूज किए जाते हैं, सो दैट हमें वहां पे पावरफुल बीम मिले लाइट की। आपको पता है कि सर्च लाइट को, हेडलाइट को नाइट के टाइम पे खास करके यूज किया जाता है, बिकॉज हमें वहां पे लार्ज अमाउंट में लाइट चाहिए होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। साथ साथ में कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है एज अ शेविंग मिरर, सो दैट हमारा जो फेस है वो हमें एनलार्ज दिखाई दे। नेक्स्ट कॉनकेव मिरर को जो है वो डेंटिस्ट यूज करते हैं, बिकॉज कॉनकेव मिरर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। हमारे जो टीथ है उसकी साइज स्मॉल होती है, उसको एनलार्ज्ड देखने के लिए डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं, और साथ साथ में सोलर फर्नेस के अंदर भी कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, और हमारी टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 केसेस गिवन है, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही फास्ट कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही इजी है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअल में लाइट इंटरसेक्ट नहीं करती, यहाँ पे हमेशा हमें इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट के फॉर्म में ही मिलती है, दोनों केसेस में। ये आप लोगों को सबसे पहले याद रख लेना है। अगेन हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं इन्फिनिटी पे। तो इनफाइनाइट से जब रे आती है इस तरीके से बुलेट के फॉर्म में एकदम स्ट्रेट, तो ये जो मिरर है वो उसको डाइवर्ज कर देता है। रे डायग्राम बनाने के लिए ट्रिक यूज करनी है। हमें पता है कि जब पैरेलल रेस ट्रैवल करती है तो वो फोकस से पास होनी चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको ऐसे इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं कि वो फोकस की तरफ जाने वाली हो, लेकिन ये तो एक्चुअल में डाइवर्जिंग है। दैट मीन्स रे जो है वो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ पे बनेगी, तो एट एफ, लेकिन कैसी बनने वाली है, वर्चुअल और इरेक्ट। और अगेन साइज आएगा एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, जिसको आप पॉइंट साइज भी कह सकते हैं। अब हम लास्ट रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं इस लेक्चर का। अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं एट फाइनाइट डिस्टेंस। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, हमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं गिवन है, ऑब्जेक्ट को हमने इस तरीके से फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस करके रखा है। अगेन रूल नंबर 1 यूज करेंगे, तो यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट रे हमें ड्रॉ करनी है इस तरीके से, लेकिन ये डाइवर्जिंग है,
तो अगेन वो ट्रिक यूज करेंगे कि हाँ वो फोकस से जाने वाली थी लेकिन वो हो जाएगी डाइवर्ज। आपको ऑब्वियसली स्केल का यूज करके ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लाइन आपकी जो है वो हमेशा स्ट्रेट जानी चाहिए। अब सेकेंड रूल यूज करेंगे। आपको वो पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब वो इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के चलती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनता है सच दैट आई और आई सेम बनते हैं। अब अगेन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो नोटिस करोगे कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है तो हमारी इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पे बनती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज आएगा बिटवीन P एंड F लेकिन बिहाइंड द मिरर। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। साइज हमेशा डिमिनिश्ड होती है और नेचर जो है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे लाइट को इंटरसेक्ट करवाया है। दैट मीन्स यहाँ पे हमने सारे रे डायग्राम मिरर के कंप्लीट कर दिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे व्हीकल में जो रियर व्यू मिरर होता है जिसको हम साइड मिरर भी कहते हैं वहां पे लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या हुआ? ये पर्टिकुलर मिरर जो है पहले तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये याद रखना है। ये मिरर जो है वो हमेशा हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। आपने नोटिस किया होगा कि पीछे का जो एरिया है वो आप लोगों को स्मॉल दिखाई देता है लेकिन बहुत ही ज्यादा वाइड दिखाई देता है सो दैट हम पीछे वाले ट्रैफिक को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। तो याद रखोगे वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमें मिलता है इसलिए हम इसको यूज करते हैं। साथ साथ में कुछ शॉपकीपर्स जो है वो इसको सिक्योरिटी मिरर के फॉर्म में भी यूज करते हैं बिकॉज उनको अपने कस्टमर के ऊपर वॉच रखना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।